ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, इसका सेक्शन 2। और सेक्शन 2 है पावर रिसोर्सेज के बारे में। पावर पावर और एनर्जी प्लेज ए वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी ऑल्सो नीड power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. अच्छा, सपोज करो कि हम लोगों को पावर की ज़रूरत होती क्यों है। घरों में हम लोग पावर का क्या इस्तेमाल करते हैं। घरों में हम लोगों को बिजली चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए, टेलीविज़न चलाने के लिए, कमरे की लाइटिंग के लिए, म्यूज़िक बजाने के लिए। साथ साथ में हम लोगों को पावर चाहिए होता है किचन में खाना बनाने के लिए, तो वहाँ हम लोग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो घर में हम लोग आमतौर पर पावर का दो बड़ा सा यूज़ कर रहे हैं। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लाइटिंग के लिए, और दूसरा खाना बनाने के लिए। इसके साथ साथ में हमें पावर की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए, खेती के काम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और सुरक्षा क्षेत्र में भी पावर का इस्तेमाल है। पावर रिसोर्सेज को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक कन्वेंशनल और दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, वो तरीका जो हम लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स का मतलब है वो रिसोर्सेज, वो तरीके जो हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन के बाद में या साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के बाद में अब जा कर के इस्तेमाल करना शुरू किया है। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या आता है? कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर those which have been in common use for a long time। जैसे कि लकड़ी का इस्तेमाल करना, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना, लकड़ी का इस्तेमाल करना। अभी भी गांव में बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर लोग खाना बनाने के लिए लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, और कोल का आयरन करने के लिए। हाँ हाँ। और जाड़े में जैसे आजकल के समय में लोग आग तापने के लिए भी लकड़ियाँ जला करके इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पीछे के 100 साल की बात हम लोग करें तो पीछे के 100-150 साल में पेट्रोलियम का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। कोयले का इस्तेमाल मेरे ख्याल से उससे भी पुराना है। कोयले के इस्तेमाल के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि पीछे के 500 साल से 600 साल से इसका इस्तेमाल होता रहा है। कोयले का इस्तेमाल खाना बनाने में भी होता रहा है, रेलगाड़ियाँ चलाने में होता रहा है। अभी भी बहुत सारे थर्मल पावर स्टेशन हैं जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होता है। कोयला जला करके वो लोग भाप वाला टरबाइन चलाते हैं और उस टरबाइन के घूमने से फिर बिजली पैदा होती है। यहाँ जैसे अपने पास में यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर कांटी में थर्मल पावर स्टेशन है, तो वहाँ भी रेलवे लाइनें बनी हैं। वहाँ भी धनबाद से, झड़िया से, यहाँ की खानों से कोयला आता है और कोयले से वहाँ पर भाप बना करके और टरबाइन चला करके बिजली पैदा होती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है, हो सकता है इसमें से काफ़ी हिस्सा कांटी थर्मल पावर से आ रहा हो। तो अभी अभी हम लोगों ने बातें की पावर रिसोर्सेज में दो सोर्सेज के बारे में। एक जो कन्वेंशनल सोर्स है जिसमें आता है लकड़ियाँ और कोयला, और इसमें पेट्रोलियम को भी जोड़ सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, वो आग जलाने के लिए। अभी भी गांव देहात में या अभी भी ट्राइबल एरिया में लोग जंगलों में घूम करके, अपने बागान में घूम करके सूखी हुई लकड़ियों का डंठल इकट्ठा करते हैं और उसे जला करके शाम में उसी से खाना बनाते हैं। लद्दाख वगैरह के क्षेत्र में या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी बिजली नहीं है या बिजली कम है, वहाँ पर उन्हें 3-3, 4-4 महीने तक अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो उसके लिए वो 6-8 महीनों में काफ़ी सारी लकड़ी जमा करके रखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होता है। तो फायरवुड, आग जलाने के लिए जो लकड़ी होती है, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल लोग खाना बनाने के लिए करते हैं और घरों में गर्मी पैदा करने के लिए करते हैं। अभी भी तुम्हें कहीं कोई बड़ा मकान दिख जाएगा, पुराना मकान दिख जाएगा, हवेली के जैसा मकान दिख जाए, या अगर हम लोग फिल्मों में भी हॉलीवुड की फिल्मों में भी देख सकते हैं, जो अंग्रेज़ लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, उनके लिविंग रूम में, डाइनिंग रूम में एक हिस्सा होता है, कोना होता है, जहाँ पर वो आग जलाते हैं। उसके साथ में चिमनी जुड़ी हुई होती है।
तो वहाँ पर आग जलाने का कंसेप्ट ये है कि उससे घर में गर्मी बनी रहेगी। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। और अभी भी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी भारत में जो लोग हैं उनके 50% लोगों के द्वारा यही लकड़ी इस्तेमाल की जाती है घर में खाना बनाने के लिए या घर को गर्म रखने के लिए। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got covered by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So, these are likely to be exhausted soon. अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के बारे में। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म। तो ऐसा कहा जाता है और ये बात काफ़ी हद तक सच है कि हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले ऐसा हुआ होगा कि पृथ्वी पर बहुत घने जंगल रहे होंगे और कभी ज्वालामुखी फटने से, भूकंप के होने से, बाढ़ आने से या धरती पर कोई इस तरह का बड़ा सा डिजास्टर हुआ होगा जिसकी वजह से ये सारे के सारे जंगल ज़मीन के अंदर दब गए और सदियों तक जब उन पर प्रेशर पड़ता रहा और ज़मीन के अंदर से धरती के कोर से उन्हें जो गर्मी मिली, इसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है कि वो कोयला और पेट्रोलियम में बदल गया, नेचुरल गैसेज में बदल गया। तो अभी भी जहाँ जहाँ कोयले की खदानें हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि हज़ारों लाखों साल वहाँ पर पहले घने जंगल रहे होंगे, है ना। जैसे यहाँ पर बात आती है कोयला बनने की, तो अभी भी गांव में कुछ एक लोग ऐसा करते हैं जो लकड़ियों को जला करके उससे लकड़ी का कोयला बनाते हैं और वो कोयला भी बेचा जाता है, कुछ खास पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और बात है कि गांव घरों में जो लकड़ी के कोयले पर बना खाना होता है उसका टेस्ट गैस पर बने हुए खाने से या इलेक्ट्रिकल ओवन या माइक्रो ओवन या इंडक्शन पर बने हुए खाने से अलग होता है। लकड़ी के चूल्हे से बने हुए खाने का स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने खुद भी डिस्कवरी पर देखा है कि कुछ एक जगहों पर खाना बनाने के बाद जानबूझ करके लोग उसमें जलता हुआ लकड़ी का कोयला अंदर में डाल देते हैं ताकि उसकी एक महक उसमें आ जाए। तो फॉसिल फ्यूल में हम लोग पहला टॉपिक जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं कोल के बारे में, कोयले के बारे में। दिस इज़ द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजिन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉसिल फ्यूल में कोल की बात कर रहे हैं। कोयला जो है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा जनमानस में इस्तेमाल होता है, कॉमनली अवेलेबल होता है। अभी जब तक 10 साल 15 साल पहले गैस के सिलेंडर, एलपीजी के सिलेंडर कॉमनली अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो मैंने देखा है और मुझे याद भी है कि हमारे घरों में भी और आसपास के घरों में भी लोग कोयले के चूल्हा पर खाना बनाते थे। उसी समय में ऐसा भी था कि एक कुन्नी वाला चूल्हा जला करता था जिसमें लोग आरा मशीन से लकड़ी के बुरादा, जिसे कुन्नी कहते हैं, वो खरीद करके लाते थे और साथ में उसमें जलावन के लिए लकड़ियाँ भी इस्तेमाल होती थी और उस पर खाना बनता था। तो कोयला अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है घरेलू ईंधन के रूप में। साथ में इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर आयरन और स्टील की फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। पीछे के 10-15 सालों में हमारे देश में जो रेलवे के इंजन हैं वो पीछे के 10-15 सालों में काफ़ी हद तक बिजली वाले इंजन इस्तेमाल होने लगे हैं। नहीं तो उसके पहले ये सारे के सारे इंजन स्टीम इंजन हुआ करते थे और इस समय कोयला ही इस्तेमाल होता था। तो ज़रा सा एक बार कभी सोच करके देखो कि कोयले के इंजन वाले ट्रेन में लोग स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते होंगे, और आजकल जो ये बिजली वाला इंजन होता है इसमें ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए लोग क्या करते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। तो जो बिजली कोयले का इस्तेमाल करके पैदा की जाती है उसे थर्मल पावर कहते हैं। द कोल which we are using today are formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. Buried sunshine. बरी मतलब यहाँ पर बरी का मतलब है कि
जो धरती में दबा हुआ है। तो कोयला क्या है? धरती के अंदर में दबा हुआ सनशाइन है। जिन जगहों पर कोयले की खान है वहाँ पर हजारों लाखों साल पहले बहुत सारे बड़े बड़े जंगल रहे होंगे जो दब करके आज के दिन में कोयला बन चुके हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झड़िया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। तो ये याद रखने की बात है कि दुनिया में जो बड़े बड़े कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, देश हैं, वो हैं चाइना, USA, जर्मनी, रसिया और साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और इंडिया में जो जगह है उसमें से नाम है रानीगंज का, झड़िया, धनबाद, बोकारो और झारखंड। तो इसमें से हम लोग जो देख रहे हैं झड़िया, धनबाद, बोकारो, ये सारा का सारा झारखंड स्टेट में है। अब एक बार ज़रा सा ये देखना होगा कि ये रानीगंज जो है वो झारखंड स्टेट में है, बिहार में है, या इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट में है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे भारत भर में जो कोयला अवेलेबिलिटी है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा 90% हिस्सा मेरे ख्याल से झारखंड स्टेट में ही है। अगला फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बिना हम लोग आजकल ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सोचो कि पेट्रोल अगर नहीं मिलेगा तो सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या कितनी कम हो जाएगी या बिल्कुल बंद ही हो जाएगी। अगर हम अपने शहर मुजफ्फरपुर और बिहार की बात करें तो यहाँ पर अभी भी जो सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं इसमें 99% गाड़ियाँ पेट्रोलियम बेस्ड हैं। इसमें पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है ना। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ बिहार में शायद ही 1% हों, मेट्रो सिटीज़ में हो सकती हैं, दिल्ली में हो सकती हैं। तो अगर पेट्रोल नहीं होगा तो लोग सड़कों पर किस चीज़ में, कौन सी गाड़ियों में नज़र आते? घोड़ा गाड़ी में नज़र आते, साइकिल पर नज़र आते, या कोयले वाले इंजन वाली गाड़ियों में नज़र आते हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी जैसे बिहार है, यूपी है, इस स्टेट में अभी काफ़ी सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। अभी भी कुछ एक लिमिटेशन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में। जैसे कि मैंने देखा था पीछे के दिनों में कुछ एक मोटरसाइकिल और स्कूटर्स भी अवेलेबल हैं, या हाइब्रिड साइकिल्स भी अवेलेबल हैं बिजली से चलने वाली, लेकिन उनकी स्पीड की लिमिट होती है और उनका चार्जिंग का भी इशू है। वो एक बार में 80 से 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती। So the petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both began as a thick black liquid called petroleum। तो पेट्रोल आखिर है क्या? ये एक काला गाढ़ा लिक्विड है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। और ये निकलता कहाँ से है? ये भी धरती के नीचे से निकलता है ना। It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries which processes the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. Petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and deltas of Krishna and Godavari rivers. तो हम लोगों ने देखा इसमें कि पेट्रोल जो है वो धरती के नीचे से मिलता है। और वो कहाँ से मिलता है? वो धरती के नीचे में जो बहुत सारी चट्टान की परतें हैं उसकी जब खुदाई करके उसके नीचे हमें ऑयल फील्ड मिलता है, जहाँ पर लोग ड्रिलिंग करके अपना स्टेशन बनाते हैं। वहाँ से वो पाइप के ज़रिए ऊपर आता है। आमतौर पर जो ऑयल फील्ड्स हैं, जहाँ जिन क्षेत्रों में पेट्रोल अवेलेबल है, डीजल अवेलेबल है, वो समुद्र के किनारे वाले इलाके होते हैं। दिस इज़ देन वहाँ पर हम लोग ये भी करते हैं कि लोग ज़मीन से ड्रिलिंग करके पेट्रोल निकालते हैं, तो उसे हम लोग वैसे के वैसे ही अपनी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं करते, उसे रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना मिनरल्स के बारे में, कि लोहे का जो मिनरल होता है, लोहा है, वो हमें मैग्नेटाइट से मिलता है, हेमेटाइट से मिलता है, और वो आयरन का ओर है। एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट से मिलता है, और बॉक्साइट जो है ओर के फॉर्म में होता है।
मतलब उसके साथ में बहुत सारी चट्टानी चीज़ें अशुद्धियों के रूप में मिली होती हैं। वी नीड टू रिफाइन देम, प्यूरिफाई देम बिफोर यूजिंग इट। तो उसी तरह से जो हमें कच्चा तेल मिलता है जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं, उसे रिफाइन किए जाने की ज़रूरत होती है। तो आमतौर पर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑयल सोर्स हो गया, ऑयल फील्ड हो गया जहाँ से तेल निकल रहा है, और वहाँ से उसे टैंकर्स में या पाइपलाइन से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर रिफाइनरीज होती हैं, जहाँ पर उसे प्यूरिफाई किया जाता है। तो वहाँ पर वो कच्चा तेल अलग अलग डेरिवेटिव्स में अलग हो जाएगा, जैसे डीजल का हिस्सा अलग हो जाएगा, पेट्रोल अलग हो जाएगा, केरोसिन अलग हो जाएगा, वैक्स अलग हो जाएगा, लुब्रिकेंट्स अलग हो जाएगा। तो ज़मीन से हमें मिलता है क्रूड ऑयल, और रिफाइनरी से उसे हम इन सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। तो पेट्रोल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कीमती होता है। अगर हम लोग बात करें सऊदी अरबियन कंट्री की, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, तो आज के दिनों में ये देश बहुत ही धनी देश हैं, और कई बार अपने दुनिया में वर्ल्ड वार होने की भी नौबत आई है। पीछे की 20-25 सालों में चाइना में और रसिया में अक्सर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी समय तक स्ट्रगल भी रहा है कि इन देशों पर चाइना का प्रभुत्व, चाइना नहीं, मेरा मतलब है रसिया का प्रभुत्व रहेगा या अमेरिका का प्रभुत्व रहेगा। तो आमतौर पर कभी कभी अमेरिका इन कंट्रीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, कभी कभी रसिया डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और आजकल के समय में चाइना भी एक सुपर पावर के जैसा है। अक्सर उसके बारे में भी बात होती है कि वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन कंट्रीज़ को जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश में रहता है। ये किसी न किसी मार्फत से, किसी न किसी तरीके से उन्हें इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करता है और उनसे सब्सिडाइज रेट में, सस्ती कीमत में पेट्रोल प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। जो शेयर बाज़ार की बातें करते हैं हम लोग, तो ये जो शेयर मार्केट है ये कई बार क्रूड ऑयल की कीमत की वजह से भी ऊपर नीचे होता है। देशों की आर्थिक स्थिति भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए तो, और अगर उसकी कीमत में घटोतरी हो जाए, वो उसकी कीमत नीचे आ जाए तब। तो दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं जहाँ पर पेट्रोलियम का ज़्यादा उत्पादन होता है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरबिया और कतर, और इसके अलावा यूएसए और रसिया भी बड़े प्रोड्यूसर्स में हैं। लेकिन फिर भी यूएसए और रसिया को अगर सस्ता पेट्रोल चाहिए होता है तो वो ईरान, इराक से ही मिलता है। भारत में आसाम के पास डिगबोई में, वहाँ भी पेट्रोल की अवेलेबिलिटी है। मुंबई के पास में बॉम्बे हाई एक लोकेशन है, वहाँ पे भी तेल मिलता है। कर्नाटका के आसपास में कृष्णा कावेरी नदियों का जो डेल्टा वाला एरिया है वहाँ पर भी पेट्रोल मिलने की बातें हुई हैं। और इंडिया में जो आमतौर पर पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप नहीं मतलब पेट्रोल की जो खान हैं, जो ड्रिलिंग का स्टेशन है, वो ज़्यादातर अंबानी के पास में है, रिलायंस के पास में है। पीछे के सालों में एक बार रिलायंस ने देश भर में अपने बहुत सारे पेट्रोल पंप भी लगाए थे। अच्छा, तो तुम कुछ पेट्रोलियम कंपनी के नाम बता सकते हो इंडिया में? इंडियन ऑयल, हाँ, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपी, भारत पेट्रोलियम, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और रिलायंस का तो है ही। अच्छा, फॉसिल फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम के बाद तीसरी चीज़ आती है नेचुरल गैस। तो जहाँ जहाँ भी पेट्रोल की खानें होती हैं, पेट्रोल का रिजर्व होता है, वहाँ पर जब लोग खुदाई करते हैं, ड्रिलिंग करके अपना स्टेशन बनाते हैं, तो ऐसा होता है कि कभी पहले वहाँ से गैस निकलती है या कभी वहाँ पर पेट्रोल पहले निकलता है। तो नेचुरल गैस, वो जो पेट्रोल के डिपॉजिट से, ऑयल फील्ड से निकलता है, उसे भी लोग कलेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं। इसका भी ईंधन के तौर पर, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा, व्हीकल्स में भी हो जाएगा, और कई जगहों पर इसे थोड़ा बहुत प्यूरिफाई करके हो सकता है घरों में भी इस्तेमाल करते हों। रसिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। अगर भारत की बात करें तो भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र में, और मुंबई हाई जहाँ पर पेट्रोल का ऑयल फील्ड मिला है, वहाँ से भी नेचुरल गैस हमें अवेलेबल होता है।
वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जिनके पास में उनका अपना नेचुरल गैस रिजर्व है। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज लेड टू द डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। The toxic pollutants released from burning these fuels are also cause for concern. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फॉसिल फ्यूल में आ गया नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोयला। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों का अंधाधुंध इस्तेमाल करें, काफ़ी देशों में ऐसा हो भी रहा है, वहाँ के लोग उतने अवेयर नहीं हैं। तो अगर अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में 30 साल में, 50 साल में, 100 साल में है, ऐसा हो सकता है कि हमें ये सुनने को मिले कि हाँ, अपने दुनिया में पेट्रोल का रिजर्व ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, कोयले का रिजर्व ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि लोगों को इस पर से अपनी डिपेंडेंसी हटानी होगी और ये जो प्रोडक्ट होंगे, कोयले वाले प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये बहुत ही महंगे हो जाएंगे। तो हम लोगों को ऐसा करना होगा कि इन सब के ख़त्म होने से पहले ही कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्स के बारे में पता करना होगा, उसके इस्तेमाल करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी, ताकि अगर फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैस ख़त्म हो जाए तो भी हमारी दैनिक ज़रूरतों के लिए, जहाँ पर हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ पर हमें पावर सोर्स मिलता रहे। और अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं सही तरीके से, अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि हमारे घरों में नल का कनेक्शन है और नल खुले हुए हैं। तो जैसे अगर नल खुले हुए हैं तो पानी टंकी ख़त्म होगी, उसी तरीके से अगर हम इनका इस्तेमाल ऐसे ही जारी रखेंगे तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो इस चिंता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, वैज्ञानिक लोगों ने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में काम करना शुरू किया है। इसमें से एक आता है हाइडल पावर। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. तो ये काफ़ी कुछ हद तक ये टरबाइन का कंसेप्ट है। इसमें ऐसा होता है कि लोग ऐसा रिजर्व बनाते हैं, डैम बनाते हैं या बड़े बड़े तालाब का डिज़ाइन बनाते हैं, जिसमें बारिश के पानी को, नदी के एक्सेस पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसे एक पॉइंट से कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज़ करते हैं और वो पानी टरबाइन पर गिरेगा, टरबाइन घूमेगा तो फिर बिजली पैदा होगी। टरबाइन के घूमने से जनरेटर चलेगा और बिजली पैदा होगी। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर हम पानी की ताकत का या पानी को इस्तेमाल करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। तो इसमें ऐसा होता है कि जो वाटर रिजर्व होंगे, डैम होंगे, वो ऊंचे होंगे और वहाँ पानी ऊपर से नीचे गिराया जाएगा। तो एक तो पानी का दबाव और दूसरा धरती का जो ग्रेविटेशनल पुल है, इसकी वजह से वो पानी बहुत तेज़ी से टरबाइन पर गिरेगा और जनरेटर चलेगा और बिजली पैदा होगी। एक यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट है कि नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पूरे संसार में नॉर्वे ऐसा पहला देश था जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया। एक और भी नोटेबल पॉइंट है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन दैन पेट्रोलियम एंड डीजल। अगर सड़कों पर हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, 4 व्हीलर्स, ट्रक्स, ये सारे बसें वगैरह, तो अगर इसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है तो उससे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर उसकी जगह उसमें हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल करें तो पॉल्यूशन कम होता है। दिल्ली में या और भी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर CNG की बसें, अब मेरे ख्याल से सड़कों पर जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उसमें से 50% गाड़ियाँ CNG से चलती हैं। लोगों की जो प्राइवेट कार होती हैं वो भी CNG से चलती हैं। तो जो भी पेट्रोल पंप होते हैं उनके पास में
CNG को भी स्टोर करने का होता है रिजर्व, और उससे भी वो फिलिंग करते हैं। तो हाइडल पावर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करें, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। ऐसा कहते हैं कि आजकल के समय में दुनिया की ज़रूरत का 1/4 भाग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से पैदा होता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया आर भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो अगर इंडिया की बात करें तो ये जो चारों के चारों नाम हैं, 5 नाम हैं। भाखरा नांगल, तो भाखरा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम और दामोदर वाली प्रोजेक्ट, ये ऐसी जगह हैं जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन लगाए गए हैं, जहां पर डैम में पानी रिजर्व करते हैं और उसको कंट्रोल मैनर में टरबाइन पर गिरा करके बिजली पैदा करते हैं। यहाँ पर देखो इस डायग्राम में बताया गया ना, टरबाइन के प्लेट्स, ये पत्तियाँ जो हैं वो ऐसे हैं। हाँ, तो पानी यहाँ से गिराया जा रहा है, ये ऐसे ऐसे आएगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे टरबाइन नाचेगा और ये ऐसे चला जाएगा। जैसे कुछ एक छोटे छोटे तुमने पार्क देखे होंगे, जिसमें एंट्रेंस का गेट होता है, जिसमें 4-4, 5-5 ऐसे लगे होते हैं। लोग उस पर चढ़ करके झूलते हुए अंदर चले जाते हैं, फिर दूसरी पट्टी आ जाती है, उस पर चढ़ करके लोग अंदर चले जाते हैं, फिर तीसरी पट्टी आ जाती है। तो टरबाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत सोर्स, ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जो आमतौर पर पीछे के 50, 100, 2 साल, 3 साल में, 300 साल में इस्तेमाल नहीं होते रहे हैं। या फिर तुम ऐसा कह लो कि एनर्जी का वो सोर्स जो फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड नहीं है, जो पेट्रोलियम पर बेस्ड नहीं है, कोयले पर बेस्ड नहीं है, नेचुरल गैस पर बेस्ड नहीं है। The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. It is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will get exhausted. तो ये तो नेचुरली होना ही है कि जिस तरीके से धरती पर जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का गाड़ियाँ चलाना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग घरों में गैस का भी इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोगों को बिजली ज़्यादा चाहिए। तो कुल मिलाकर के लोगों को ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इसकी वजह से ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, ज़्यादा कोयला खर्च होगा बिजली बनाने के लिए। तो जिस तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो ये तो तय है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारे रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस कम होती जाएंगी या इनका स्टॉक बिल्कुल ख़त्म भी हो सकता है। और एक और भी बात है कि इन सब के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ओजोन लेयर भी डैमेज होती है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आया है रिन्यूएबल। जो फॉसिल फ्यूल है उसे हम रिन्यू नहीं कर सकते, उसे हम बना नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि उसे बनाने में हजारों लाखों साल लगे हैं और वो धरती का नेचुरल प्रोसेस है, उसके जरिए बनाया गया है। उतने वॉल्यूम में फॉसिल फ्यूल हमारे लिए बना पाना संभव नहीं है। तो हम लोगों को धीरे धीरे अपना जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसके सोर्सेज शिफ्ट करने होंगे। हमें फॉसिल फ्यूल से हट करके धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पर जाना होगा, जिसमें है सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी से जो एनर्जी मिलती है वो, विंड एनर्जी। कई देशों में और अपने देश में भी ऐसा हुआ है कि कुछ एक जगहों पर जहाँ पर हवा तेज़ बहती है वहाँ पर लोगों ने विंड मिल लगाया है। अक्सर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे वाले इलाकों में भी ऐसा होता है कि सी ब्रीज की वजह से वहाँ पर हवा बहती है, तो वहाँ पर उन्होंने चेन ऑफ विंड मिल सेटअप किए हैं और उन सब को जब एक साथ लिंक कर देते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में बिजली पैदा होती है। इसमें एक और भी टर्म आया है टाइडल एनर्जी। टाइड समझ रहे हो ना, ज्वार भाटा। तो ये भी प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। वो ये इसका संबंध चांद के साथ में भी है टाइडल एनर्जी का, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
तो इसमें से पहला टॉपिक है सोलर एनर्जी। तो पीछे के 40-50 साल में लोगों का ध्यान इस पर ज़्यादा आ गया है। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि कई इलाकों में लोग अपना घर ऐसा बना रहे हैं कि उसके रूफ का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है सोलर एनर्जी के लिए। उस पर लोग सोलर पैनल लगाते हैं और ये सोलर पैनल दिन भर में सूरज की एनर्जी को टैप करके इतनी बिजली बना सकता है जिससे घर की बेसिक लाइटिंग की रिक्वायरमेंट आराम से फुलफिल हो सके। अगर हम फ्यूचरिस्टिक बातें करें, आगे के समय की बात करें, तो ऐसा भी हो सकता है कि 50 साल के बाद लोग ऐसा घर बनाएंगे जिनका पूरा का पूरा रूफ, पूरी छत ही ऐसी हो सकती है जो सोलर पैनल से बनी हो और उससे घर की सारी बिजली की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। साथ में वो सरप्लस एनर्जी को गवर्नमेंट को बेच भी सकेंगे या अपनी सोसाइटी में और भी लोगों को बिजली दे पाएंगे। उनके घर में छोटे छोटे स्टेशन होंगे, जैसे कि दिन भर में उन्होंने गाड़ियां चलाई, शाम में गाड़ियों को डॉक में खड़ा कर दिया और वो जो गाड़ी है वो उसी सोलर पैनल की जमा की हुई एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कुछ जगहों पे हो रहा हो डेवलप्ड सिटीज़ में। तुमने उसके बारे में सुना होगा, ये टेस्ला, इलोन मस्क, उसने भी काफ़ी सारा काम किया है। उसने बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर काफ़ी सारा काम किया है। अपने देश में भी धीरे धीरे बिजली से और बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का प्रचलन शुरू हो रहा है। तो सोलर एनर्जी में होता क्या है? Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into solar panels to generate power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर के मुझे एक मज़ेदार बात का ख्याल आ रहा है। वो इस तरह से है कि पीछे के क्लासेज में अभी भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एक ऐसा टर्म है जो मैं देखता हूँ कि साइंस के बच्चों को क्लास 3 ऑनवर्ड्स, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में और मुझे लगता है आगे भी पढ़ना होगा। तो सोचो प्रकृति ने क्या किया है। नेचर ने सोलर एनर्जी को टैप करने का, उसको इस्तेमाल करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका पौधों को भी दिया हुआ है, जहाँ पर वो सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो अपना खाना बनाते हैं। और खाना बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि पौधा अपनी एनर्जी के सोर्स के लिए, एनर्जी के लिए ज़्यादातर वो सोलर एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। जो भी हरे पौधे हैं, है कि नहीं, उनके पास में भी एक तरह का फोटोवोल्टिक सेल है। फोटोवोल्टिक सेल ना कहें, वो क्लोरोफिल है ना। तो उसी तरह से वैज्ञानिक लोगों ने सोलर पैनल्स डिजाइन किए हैं जिसमें फोटोवोल्टिक सेल लगे होते हैं जो सूरज की रोशनी को, सूरज की गर्मी को वो प्रिजर्व करते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और उसे हम चाहें तो ट्रांसमिशन लाइन के जरिए लोगों में बांट भी सकते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग चाहें तो अपना बैटरी भी चार्ज करके रख सकते हैं। और घर की जो बेसिक लाइटिंग की ज़रूरत है वो तो इससे पूरी हो ही जाएगी। सोलर एनर्जी का और इस्तेमाल होता है सोलर हीटर में। अच्छा, कभी तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास से प्रयोग किया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी को टैप करके कागज़ का टुकड़ा जला सकते हैं, घास जला सकते हैं। और गर्मी के दिनों में, मई जून के समय में 50 डिग्री के आसपास में, 47 डिग्री के आसपास में, 48 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर हो जाता है। तो कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि किसी के घर में आग लग गई, कहीं पर जंगल में आग लग गई, होता है ना ऐसा। तो लोग सोलर हीटर भी बनाते हैं, सोलर कुकर्स भी बनाते हैं। कई जगहों पर सरकार के द्वारा सोलर कुकर भी दिया गया है लोगों को। सरकार ने लोगों को सोलर पैनल या छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए इनकरेज भी किया है, सब्सिडाइज रेट में भी दिया है। और हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में कह सकते हैं कि आने वाले समय का ये बहुत बड़ा
एनर्जी प्रोवाइडर टेक्निक हो सकता है। अभी भी हम लोग कई जगहों पर देखते हैं कि जैसे ही शाम में सूरज डूब जाता है तो वहाँ का ट्रैफिक लाइट ऑन हो जाता है, चौक चौराहों पर कुछ लाइट होते हैं, उनके साथ में मैंने छोटे छोटे सोलर पैनल भी लगे देखे हैं। गाँव में भी ये चीज़ें शुरू हो रही हैं। अगला सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है विंड एनर्जी। कभी सोचा है कि हम हवा की ताकत को और बहती हुई हवा को भी इस्तेमाल कर पाएंगे बिजली बनाने में? हवा के बहने से भी तो चीज़ें घूम सकती हैं, चीज़ें मूव कर सकती हैं। तो हवा अगर तेज़ बहे तो वो पवन चक्की को घुमा सकती है, वो टरबाइन को घुमा सकती है, और टरबाइन को घुमा सकती है तो बिजली तो बनाई ही जा सकती है ना। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, the high speed winds rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady winds blow. इसमें एक ध्यान देने की बात यह है कि हम लोग कहीं पर भी विंडमिल नहीं लगा सकते। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं कि हवा की गति कम से कम इतनी तेज होनी चाहिए। तो जो कोस्टल रीजन होता है, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं, और कुछ एक पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जहाँ पर हवा की गति इतनी तेज़ होती है, तो वहाँ पर लोग विंड मिल और विंड मिल के चेन सेटअप करते हैं। और सपोज करो कि जैसे 100 विंड मिल्स लगे हुए हैं, तो इन सब को अगर एक साथ कनेक्ट करके एक लूप बना दिया जाए, एक चेन बना दिया जाए, तो उससे काफ़ी सारी बिजली पैदा हो सकती है, जो एक गाँव को लाइट करने के लिए, एक शहर को रोशनी देने के लिए काफ़ी हो सकती है। Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain. These are noted for their wind energy production. तो यहाँ एक शब्द आया है विंड फार्म। फार्म हम लोग आमतौर पर समझते हैं एग्रीकल्चर से, खेती वाले फार्म। यहाँ पर बात है विंड फार्म, जहाँ पर लोगों ने अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा विंड मिल, पवन चक्की लगाने के लिए इस्तेमाल किया, और उससे वो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, बिजली की खेती कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर, अच्छा, जैसे हम लोग सोलर पैनल, सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि देश का वो एरिया जो बंजर है, जहाँ पर खेती नहीं हो सकती और रहने के लायक घर नहीं बनाया जा सकता, और वो जगह ज़मीन ऐसे ही आइडल पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी सरकार ऐसा कर सकती है कि वहाँ पर वो सोलर प्लांट लगा दे, और उस क्षेत्र में सूरज की रोशनी जो पड़ती है उससे बिजली पैदा की जा सके। मेरे ख्याल से जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ भी ऐसा आसानी से किया जा सकता है कुछ हिस्से में। तो विंड एनर्जी में जो बड़े बड़े देश हैं उनका नाम आ रहा है नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर पावर की, परमाणु शक्ति की। तो परमाणु के बारे में, इसका एनर्जी के रूप में इस्तेमाल के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम्हें याद होगा कि वर्ल्ड वार 2, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। उसने 2 परमाणु बम गिराए थे जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो बम गिराने के पीछे में भी क्या बात है कि वो अपना प्रभुत्व चाहता होगा, या वो घबरा गया होगा, या वो अपने आप को सुपर पावर के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहता होगा कि भाई मेरे पास में इतना बड़ा हथियार भी मौजूद है और मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और लोगों को मेरी बात माननी चाहिए, किसी दूसरे देश को मेरे अंडर में रहना चाहिए, या वो कोई भी मुझे आंख दिखाने की हिम्मत ना करे। तो जैसे हर टेक्नोलॉजी में होता है, लोग चाहें तो उसका सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो उसका खतरनाक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यही बात है न्यूक्लियर पावर के बारे में। उस समय इसका इस्तेमाल किया गया परमाणु बम बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जान माल की हत्या करने के लिए। लेकिन अगर इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो परमाणु से इतनी ज़्यादा बिजली निकलती है कि बड़े से बड़े शहर को, बड़े से बड़े राज्य को काफ़ी साल तक, काफ़ी महीने तक उससे बिजली दी जा सकती है। तो यहाँ पर बात हो गई कि हम न्यूक्लियर पावर को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि न्यूक्लियर पावर काम कैसे करता है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स।
nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest power producers of nuclear power are USA and Europe. तो अभी जब तुम पढ़ोगे आगे चल कर के 9th क्लास में 10th क्लास में, तो वहाँ पर तुम्हें न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया जाएगा, और वहीं पर चर्चा होगी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो अपने आप ही उनमें रेडिएशन होता रहता है, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं यूरेनियम है, थोरियम है। यूरेनियम का नाम सबसे ज़्यादा आता है। लोग न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और मुझे लगता है यूरेनियम काफ़ी महंगा एलिमेंट भी होगा। तो यूरेनियम से जो बिजली पैदा करने का स्टेशन है उसे हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहते हैं। अपने देश में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान में भी है, और उत्तर प्रदेश के नरोड़ा में भी है, कर्नाटका के काइगा में भी है। देखो इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहाँ पर गर्म पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर से पानी गर्म हो रहा है, और गर्म पानी से भाप पैदा हो रहा है, और भाप से टरबाइन चलाई जा रही है, और टरबाइन से जनरेटर चल रहा है, और उससे बिजली बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के इसमें यही हो रहा है कि जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है इसकी वजह से पानी गर्म हो रहा है, और गर्म पानी से भाप बनाया जा रहा है। फिर आखिर में फंडा वही है कि भाई इससे भी टरबाइन घुमा करके ही बिजली पैदा की जा रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि दुनिया के सारे देशों के पास में ये कैपेबिलिटी, ये साइंटिफिक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो परमाणु का एटम का प्रॉपर इस्तेमाल इस पर्पस के लिए कर सकें, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में किया जाने वाला साइंटिफिक एक्टिविटी है। अगर इसमें ज़रा सा गलती हो जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, बहुत बड़ा डिजास्टर भी होता है, एक्सीडेंट होता है। जैसे कभी तुमने सुना हो कि रसिया में एक बार चेरनोबिल में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। तो अभी भी उस पावर प्लांट के आसपास का मुझे लगता है 10-15 किलोमीटर का एरिया जो है वो वीरान है, लोग वहाँ नहीं रहते। वहाँ पर रहने वाले काफ़ी लोग बीमार हो गए थे, मर गए थे, इस तरीके की बातें हैं। क्योंकि यहाँ पर भी उसका असर थोड़ा सा कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि परमाणु बम के विस्फोट का असर होता है। नागासाकी, हिरोशिमा में बोलते हैं कि अभी भी अगर वहाँ 10 बच्चों का जन्म होता है तो उसमें से 1-2 बच्चे लंगड़े लूले पैदा होते हैं। उस रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन का असर आज तक है उस परमाणु बम का। अगला सोर्स ऑफ एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो तुम्हें धरती के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा तो तुम्हें ये याद होगा कि अभी भी पृथ्वी जो अंदर में पृथ्वी का जो कोर है वो वैसा ही जलता हुआ लावा है जैसा कि हमें सूरज दिखाई देता है। तो हमें धरती को, जैसे कि हम लोग सरफेस पर रहने वाले जीव हैं, तो हमें गर्मी कहाँ से मिलती है? ऊपर सनलाइट से मिलती है, और नीचे धरती का कोर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा गर्मी दे रहा है हमें। ये अलग बात है कि धरती के कोर में जलता हुआ लावा है, उसके ऊपर मोल्टेन रॉक है, उसके ऊपर में सॉलिड रॉक है, उसके अलावा ऊपर में पानी का लेयर है, उसके ऊपर में मिट्टी का लेयर है। तो हम सीधे सीधे ये बात नहीं देख सकते, लेकिन है तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा इक्विपमेंट, ऐसी मशीनरी, ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया है जिसके ज़रिए वो जियोथर्मल एनर्जी को भी एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन यूज़ में ला रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो जैसे तुमने कहीं कहीं गर्म कुंड के बारे में सुना है क्या? जैसे अपने यहाँ बात करें तो राजगीर, बोधगया के पास में गर्म पानी के कुंड हैं। तुमने डिस्कवरी में भी देखा होगा कि कुछ जगहों पर नदियों से गर्म भाप निकलता रहता है या पानी उबलता हुआ सा रहता है, तो लोग उसमें चाहें तो खाने की चीज़ें पका सकते हैं। राजगीर में जो गर्म पानी का कुंड है वो थोड़ा सा गंधक से मिला हुआ पानी है। लोग बोलते हैं कि भाई गंधक मिले हुए पानी से नहाने से बहुत सारा स्किन डिजीज़ ख़त्म हो जाता है, तो इस तरीके से वो फ़ायदेमंद है। और लेकिन गंधक
सल्फर, उसकी जो महक आती है या उसका उसमें पार्टिकल्स आता है, वो आता कहाँ से है? वो ज़मीन के नीचे से ही तो आता है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा एक लीकेज जो धरती के कोर से लेकर के ऊपर के सरफेस तक है, वो बहुत ही बारीक लीकेज होगा, जिसके ज़रिए वो गर्मी ऊपर तक आ रही है। और उसके रास्ते में अगर चट्टान है तो वो गर्म होगी, अगर उसके रास्ते में पानी है तो वो गर्म होगा, अगर उसके रास्ते में सरफेस है, मिट्टी है, तो वो गर्म होगा, है ना। Heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. The temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जैसे हम लोग धरती के गहराई में अंदर जाएंगे, वैसे वैसे धरती गर्म होती जाती है। Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. Spring मतलब झरना, गर्म पानी के झरना। तो कभी कभी ये जो गर्मी है गर्म पानी के झरने के रूप में सरफेस पर आ जाती है। This heat energy can be used to generate power. Geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking. वो तो एक कॉमन इस्तेमाल है कि लोग उसका गर्म पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए कर सकते हैं, नहाने के लिए कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए कर सकते हैं। They can also use it for heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and Central America. तो ये देश वो देश हैं जहाँ पर जियोथर्मल पावर का प्लांट लगाया गया है, जिसमें से यूएसए का नाम सबसे ऊपर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो जियोथर्मल प्लांट्स लगे हुए हैं, इस जियोथर्मल एनर्जी को टैप करने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए, वो है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के प्यूगा वैली में। अब एक टर्म आ रहा है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी, तो टाइड का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा। और समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? समुद्र में ज्वार भाटा तब आता है जब चांद धरती के करीब आता है। और ऐसा कब होता है? मुझे लगता है कि पूर्णिमा के समय में ऐसा ज़्यादा होता है। तो ज्वार भाटा के समय में क्या होता है कि समुद्र में लहरें उठती हैं, और वो लहरें समुद्र में उठती हैं और वहाँ से धीरे धीरे वो सरफेस की तरफ जाती हैं। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Russia, France and the Gulf of Kutch in the India have huge tidal mill farms. तो वही बात है जो मैंने अभी बताया कि वो समुद्र में जब वो ज्वार भाटा उठता है, उसकी तरंगें उठती हैं और वो धीरे धीरे सरफेस की तरफ में आती हैं, तो जहाँ पर समुद्र खत्म हो रहा होता है और मिट्टी का इलाका शुरू हो रहा होता है, उसी जगह पर ये लोग टाइडल एनर्जी का प्लांट लगाते हैं और वहाँ पर उसी तरंग, उसी ज्वार भाटा की एनर्जी को इस्तेमाल करके टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से बिजली पैदा होती है जनरेटर के जरिए। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो जैसे हम लोगों के घरों में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे सब्जी का बचा हुआ हिस्सा या कुछ खाना खाने के बाद में जो बचा हुआ कचरा है वो, या अगर हम लोगों ने पालतू जानवर रखे हैं तो उसका जो डंग है वो, अच्छा इसके बाद में ऐसा भी कह सकते हैं कि खेतों में जब हम लोगों ने अपना काट लिया, सारा अनाज वगैरह काट लिया, उसके जो डंठल वगैरह पड़े हुए हैं उसे भी मिट्टी में दबा दें तो, या जो जानवर हैं वो मर गए हैं तो उनको भी अगर उसके साथ में रख दें तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्या होगा, इन सारी चीज़ों को अगर हम एक जगह पे इकट्ठा कर दें और थोड़ा सा मिट्टी मिला दें, गोबर मिला दें, तो ये चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है इसका मतलब क्या, इसमें कार्बन के कंपाउंड हैं, नाइट्रोजन हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा बैक्टीरिया के जरिए और इसमें से गैस निकलेगी, और इसमें से भी जो गैस निकलता है उसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बायोगैस कहते हैं।
तो यहाँ पर ज़रूरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जिनका नाम लिया हम लोगों ने, जैसे कि डेड प्लांट, एनिमल डंग, किचन वेस्ट, इन्हें हमें धरती के नीचे में, मिट्टी में, खेत में एक जगह पर गड्ढा बना करके सही तरीके से रखना होगा और इसके ओपन नहीं रखेंगे, इसका ऊपर का हिस्सा बंद होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें डिकम्पोजिशन होगा तो जो गैस निकलेगी वो तो ऊपर की तरफ आएगी ना, और हमें उसी गैस को टैप करना है और उसे जलाने के लिए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो उसके डिकम्पोजिशन से दो चीज़ें निकलेंगी, एक तो वो मैन्योर बन जाएगा, गोबर की खाद बन जाएगी, और दूसरा जो गैस निकलेगा, गैस को हम जलाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। The organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. तो इस बायोगैस में गैस कौन सी होती है? ये है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जलाया जा सकता है। तुम्हें याद होगा कि जब हम लोग मसौदा में रहते थे तो खिड़की से अगर हम लोग देखते थे वो खाली मैदान जैसा एरिया जो था, उसके उस तरफ कोने में जलती हुई गैस दिखाई देती थी। वहाँ पर उनका एक फर्टिलाइज़र का प्लांट था, वहाँ पर भी मुझे लगता है मीथेन गैस ही रही होगी। बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेज ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। तो बायोगैस प्लांट से हमें गैस भी मिलता है, साथ साथ में हमें ऑर्गेनिक खाद भी मिलता है। एनर्जी इज एवरीवेयर। नाउ वी आर गोइंग टू सम अप द चैप्टर। अब हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं और चैप्टर का ये जो एनर्जी पावर रिसोर्सेज वाला हिस्सा सेक्शन है, इसे भी ख़त्म कर रहे हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ में एनर्जी अवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम सोर्स ऑफ एनर्जी या इस एनर्जी को कैसे हार्नेस करें, कैसे प्रॉपरली इस्तेमाल करें, कैसे इसका हम इकोनॉमिक यूज़ करें, जिसमें एनर्जी का वेस्टेज कम से कम हो, एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो तरीका हो वो इकोनॉमिक हो, उससे किसी भी तरह का इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, पॉल्यूशन ना हो, और बहुत ही सस्टेन्ड मैनर में इस्तेमाल हो कि जितनी ज़रूरत है एनर्जी का उतना ही हम इस्तेमाल करें। और चूँकि इस धरती पर मानव सभ्यता को काफ़ी सालों तक रहना है और रहना भी चाहिए, तो इसी तरीके से हमें एनर्जी का इस्तेमाल भी कंट्रोल मैनर में करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर हर आदमी ये सोच ले कि हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना है, तो ये काम हो सकता है। इससे एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हो सकता है फ्यूचर के लिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। तो जितना ही हम एनर्जी की बचत करेंगे, एक्चुअली में हम उतना ही अपने लिए एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो आज नहीं हमें कल के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग कभी इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे।